Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to learn to teach you the topic money. What is money? Now, actually money is an economic unit that functions as a general recognized medium of exchange for transactional purpose in an economy. मनी क्या है? मनी इकोनॉमिक जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं. मनी के पीछे ही अभी जैसा दौर है, मनी के पीछे ही दुनिया भागती है, क्योंकि मनी अगर आपके पास होगा, अगर आप मनी अर्न करते हैं तो आपकी जो परचेस कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. तो मनी प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. मनी provides the service of reducing transaction costs, namely the double coincidence of wants. जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके वांट्स होते हैं, जो विशेस होते हैं, उनको पूरा करने का एक मीडियम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है मनी. मनी ओरिजिनेट in the form of commodity having a physical property to be adopted by market participants as a medium of exchange. Money can be market determined, officially issued, legal tender or fiat money. Money substitutes and fiduciary medium and electronic cryptocurrencies. तो ये जो मनी है, फेट मनी, ये क्या होता है? जो कि उसके ऊपर प्रिंट रहता है जो वैल्यू. पहले के समय में आपने सुना होगा कि राजे महाराजे जो होते थे उनके पास मुहर होती थी. वो जो मुहरें होती थी वो एक्चुअली सोने की होती थी. उनकी जो कॉस्ट थी वो जो उनका परचेस प्राइस या जो जिससे हम उस चीज़ से जो खरीद सकते थे वो लगभग इक्वल था. लेकिन आजकल सिर्फ फेस वैल्यू जो है उसके हिसाब से होता है. जैसे नोट है, नोट पर अगर 10 रुपये प्रिंट है तो वो 10 रुपये का होगा, 100 रुपये प्रिंट है तो 100 रुपये का होगा, 1000 रुपये प्रिंट है तो वो 1000 रुपये का होगा. वहाँ तक 1000 जो भी प्रिंट होगा उसके हिसाब से हम परचेस तो कर सकते हैं. लेकिन उस एक पर्टिकुलर जो नोट है उसकी क्या वैल्यू उतनी वाकई में वो 10 रुपये का होता है? नहीं. लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ सोने का सिक्का हो या तांबे का हो तो उसमें जो प्रिंट रहेगा उसकी वैल्यू वही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है या उतनी तो होगी ही. तो पहले के समय में क्या होता था, यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि पहले क्या होता था, जो गुड्स का एक्सचेंज होता था. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए किसी पर्सन के दांत में दर्द है और वो पर्सन वर्क क्या करता है, वो कुक है, ठीक है. तो वो पर्सन किसके पास जाएगा? डेंटिस्ट के पास जाएगा. अब अगर यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे सर्विसेज तो क्या होगा कि डेंटिस्ट जो है उस कुक का ट्रीटमेंट करेगा और उसके बदले में कुक उसके लिए क्या कर सकता है? कुक उसके लिए फूड प्रिपेयर कर सकता है या उसको खाना दे सकता है. तो इस तरह से यहाँ पर इसको बोलेंगे संयोग. दो जो क्रियाएं हैं आपस में चल रही हैं. एक पर्सन जो कि बावर्ची है या कुक है या रसोइया है, वो उसके दांत में दर्द है, अगर वो अपना ट्रीटमेंट दांत के डॉक्टर के पास जाता है करवाने के लिए तो दांत के डॉक्टर का भूखा होना ज़रूरी है, तभी तो वो उसको ले जाकर खाना दे सकता है. तो ये पहले के समय में होता था. आपने सुना होगा कि 60 या 1950 में ऐसा होता था कि अगर मेरे खेत में गेहूँ उग रहा है और मेरे खेत में चावल नहीं है मेरे पास, तो मैं गेहूँ देकर जो उसकी वैल्यू होती थी, मान लीजिए कि 1 किलो चावल
आधा किलो गेहूं देने से मिल जाएगा, तो आधा किलो गेहूं दिया जाता था, उसके बदले में चावल लिया जाता था। मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसको आपकी रिक्वायरमेंट से किसी सेकंड पर्सन से एक्सचेंज कर लेना। ये भी इसको ये उस समय हुआ करता था पुराने समय में, लेकिन आज सिर्फ मनी, जो परचेज कैपेसिटी है वो मनी के ऊपर डिपेंड करती है। सो मनी प्राइमरी फंक्शंस is as a medium of exchange. However, it is also have developed secondary function that derived from its use as a medium of exchange, like unit of accounts. Due to its use as a medium of exchange for both buying and selling, and its use to assign price to all kinds of other goods and services, money can be used to keep track of the money gained or lost across multiple transactions, and to compare money value of various combination of different quantities of different goods and services mathematically. Second is store of value. Because money's usefulness as a medium of exchange in transaction is inherently future oriented. It provides a mean to store value obtained through current productions or trade or use in the future in the form of other goods and services. In particular trading, they are non-fungible, non-durable, non-portable, non-recognizable or non-stable goods or services for money. Here and now, people can store the value of those goods to trade for goods at other times and place. Third is standards of deferred payment. To the extent that money is accepted as a general medium to exchange and serves as a useful store of value, it can also be used to transfer value for exchange use at different times between people through the tools of credit and debt. So let's see what is the importance of money. क्या है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके जो जितना भी उन्होंने इन्वेंशन किया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मनी। विनिमय, ये जो एक्सचेंज इकोनॉमी है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अभी जो आधुनिक युग में मुद्रा के बिना कोई भी अस्तित्वहीन होगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास अगर मनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट कैसे होगा। ये बिना मनी के पॉसिबल ही नहीं है आज के दौर में। तो मॉनेटरी इकोनॉमी इज़ वन इन विच गुड्स आर सोल्ड फॉर मनी एंड मनी इज़ यूज्ड टू बाई गुड्स। गुड्स को बेचा जाता है मनी के लिए और मनी यूज़ की जाती है गुड्स को खरीदने के लिए या परचेस करने के लिए। मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दस रिप्लेसिंग द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी जो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, जैसा कि मैंने पहले बताया है, तो उसको रिप्लेस किया किसने किया? मनी ने किया। विच posed several difficulties in exchanging goods and services, primarily due to lack of uniform unit of measurement. यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होना चाहिए। जैसे हर चीज़ का यूनिफॉर्म यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए कपड़े का अगर आपको मेज़रमेंट लेना है तो आप इसमें उसको
उसका यूनिट क्या है, मीटर है। उसी तरह से अगर ऑयल है या दूध है, मिल्क है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका मेज़रमेंट का यूनिट लीटर। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मान लीजिए कि आपको पोटैटो लेना है, आप मार्केट जाते हैं, पोटैटो आपको अगर 1 kg लेना है तो आप शॉपकीपर से पूछेंगे कितने का है 1 kg। अगर वो बोलता है 40 रुपीज़, दैट मीन्स उसके पास जो पोटैटो है उसमें से 1 kg पोटैटो आप परचेस कर रहे हैं और उसके बदले वो पोटैटो आपको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इसका कंसिडरेशन क्या है, 40 रुपीज़। मनी प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी ग्रोथ। मनी जो है वो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। एंड मनी ऑल्सो प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। मौद्रीकरण और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक उन्नति जो होती है डेवलपिंग कंट्री को, इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। और मनी को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब जो नेक्स्ट है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो मनी की सप्लाई ऑफ मनी, ये क्या है, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी इज मनी सप्लाई। जितना स्टॉक होता है मनी का, जो जितना भी मनी, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जो अभी इंडिया में जो 1 रुपीज़ कॉइन है वो गवर्नमेंट निकालती है, और जो नोट्स हैं वो उसको प्रिंट करने का जो अधिकार है या राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जो भी मनी है, जितना भी प्रिंट हुआ है या जो भी नोट मार्केट में आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो उनका जो स्टॉक रहता है वो सर्कुलेट होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी 1 मंथ की सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ है। अब आप उसमें से क्या करते हैं, 8,000 रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर है, या 1 मंथ जो भी आपके खर्च होते हैं वो 8,000 रुपये है। अब और 2,000 रुपये आपका बच जाता है। तो ये जो बच गया, आपने बचा लिया फॉर फ्यूचर या किसी इमरजेंसी के लिए, वो है सेविंग। अब ये मान लीजिए कि आप पर मंथ 10,000 रुपये पाते हैं, उसमें से 8,000 खर्च करते हैं। इस तरह टोटल 1 ईयर में आपने 96,000 रुपीज़ खर्च किया। तो खर्च किया मतलब कि किसी चीज़ को आपने ख़रीदा होगा और उसके लिए आपने पैसे दिए। तो ये पैसा क्या हुआ, मार्केट में गया, और वो पैसा आपके पास 10 रुपये का नोट है, अगर वो आपके पास है तो वो आपका हुआ। लेकिन अगर वो आपसे गिर जाता है कहीं और किसी और ने ले लिया तो वो 10 रुपये का नोट उसका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मनी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का उस पर नाम नहीं लिखा रहता, वो क्या होता है कि सर्कुलेट होता है मार्केट में। आपने जो पैसा दिया दुकानदार को, दुकानदार उसके लिए और किसी को वो पैसे दे देगा। इस तरह वो जो नोट आपके पास था वो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, तो सर्कुलेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं मनी सप्लाई। आपके पास जो पैसा है, अगर आप 2,000 रुपये की आपकी सेविंग है, उस सेविंग को आप अपने अलमारी में रख देते हैं या लॉकर में रख देते हैं, तो यहाँ पर वो मनी क्या हो गई, डेड हो गई, वो यूज़लेस है। अभी आपके लिए यूज़फुल है कि आपको इमरजेंसी में वो काम आएगी, लेकिन वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रही है। तो इस तरह से अगर हम डंप करके रख देंगे लॉकर्स में, तो वहाँ पर मनी का सर्कुलेशन कम होगा। मनी सर्कुलेट होती है, एक के बाद दूसरे के पास जाती है, तो उससे इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स द करेंसी, प्रिंटेड notes, money in deposit accounts and in the form of other liquid assets। मैंने अभी आपको कहा कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं कि जिसको आप तुरंत खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत बड़े बंगले के मालिक हैं, आपके पास बहुत बड़ी कार है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको चाय पीना है तो आपकी जेब में
पैसा होना चाहिए जिसको आप जाकर पे कर सकें चाय के बदले में, तभी होगा। अभी जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपके पास गूगल पे या जो भी होगा, लेकिन उसमें पैसे होंगे तभी तो आप उसको पे कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे उस एक कप चाय का। अदरवाइज़ आप करोड़पति भी हैं पर आपके पास कैश नहीं है या आपके पास बैंक में पैसे नहीं हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी परचेस नहीं कर पाएंगे। तो valuation and analysis of money supply helps the economists and policy makers to frame the policies or to alter the existing policy of increasing or reducing the supply of money. And the valuation is important as it ultimately affect the business cycle and thereby affect the economy. क्योंकि मनी होगा और जितना उसका सर्कुलेशन होगा उतना ही वो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो ये था मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज 4 मेजर्स ऑफ मनी स्टॉक, नेमली M1, M2, M3 एंड M4। तो मनी स्टॉक क्या होता है? जो मनी को डिपॉजिट किया जाता है, या पब्लिक अगर इन्वेस्ट करती है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? वो सेविंग अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में डाल सकती है, वो शेयर्स में पैसे लगा सकती है। तो उसके बारे में कैसे मनी का स्टॉक होता है, उसके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। M1 इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज द मनी सप्लाई। मनी का सप्लाई कैसा है उसको उसको M1 से प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड इज M2 में मनी सप्लाई प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस में कुछ लोग सेव करते हैं पैसे को, तो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग जितना होता है वो M2 में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज M3 इज M1 मीन्स मनी सप्लाई जो है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स मीन्स कि अगर मान लीजिए बैंक में FD करवाया है या 1 ईयर या 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स का RD करवाया है, रिकरिंग डिपॉजिट, सो वो होता है। वो डिपॉजिट अगर बैंक में किया जाए तो जितने भी पीरियड के लिए उस पर्सन ने डिपॉजिट किया है उतने पीरियड तक वो उस पैसे को नहीं निकाल सकता और वो बैंक उस पैसे का यूज़ करता है, यानी कि उस पैसे को सर्कुलेशन में डालता है। In other words, we can say that M3 is money supply plus fixed deposits with bank। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि M2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोस्ट ऑफिस सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट्स को। M4 इज M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। इस तरह से मनी का स्टॉक होता है और फिर वो फ्लो में आता है और सर्कुलेट होता है। मॉडर्न मनी थ्योरी क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि अभी जैसा बताया कि जो कमोडिटी मनी है, वस्तु मुद्रा जो होती है, वो पहली बार मानव इतिहास में आई। तो जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, मवेशी यानी जो जानवर होते थे, शराब, तांबा, लोहा, चांदी, सोना, हीरा, ये सब अनेक जो गुड्स थे, ये बहुत सारे गुड्स थे जो कि मनी का काम करते थे। इन 19th सेंचुरी जो गुड्स थे, गुड्स मनी जो थी वो सोने और चांदी तक सीमित थी। मतलब उस समय जनरली क्या होते थे, राजे महाराजे और सोने के, तांबे के, चांदी के ये सब सिक्के चलते थे उस समय। और जो उनका जो वैल्यू होता था वो अपने आप में ही
बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। लेकिन अभी जो है मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न टाइम में जो वस्तु मुद्रा का स्थान क्या ले लिया है, किसने ले लिया है, पत्र मुद्रा ने। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो था कॉइन्स जनरली होते थे, राजा महाराजा के पास मुहर होती थी या सिक्के चलते थे, या जैसे 1 आना 2 आना ऐसा पुराने समय में लोग बोलते थे, चवन्नी अठन्नी ये सब चलता था। अभी टोटी ये सब बंद हो गया है और अभी कैसे कागजी मुद्रा आ गई है, यानी पेपर मनी, कागज़ की मुद्रा आ गई है। तो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी MMT, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं MMT से। इज़ ए हेट्रोडॉक्स macroeconomic theory that for countries with complete control over their own fiat currency, government spending can't be thought of like a household budget. Instead of thinking of tax as income and government spending as expenses in a checkbook, MMT proponents say that fiscal policy is merely a representation how much money the government is putting into the economy or taking out. Thus, MMT sees fiscal policy in a similar way to how we now think of monetary policies. This means that the government spending can be paid for by the creation of money with the purpose of taxes being to limit inflation by controlling the money supply. Spending should not be determined by defect levels, but by whether or not spending is keeping the economy at full employment and at a reasonable level of inflation. So, however, MMT has been called naive and irresponsible by critics. American economist Thomas Paley has said its appeal lies in it begin a policy polemic for depressed times. He has criticized various elements of the theory, like the suggestion that central bank interest rate be maintained at 0, and said it provides no guidance to countries like Mexico and Brazil and does not take into account political complications arising from vested interest. So enough for today. Thank you.